नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्र और हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विशेष में आज हम श्रद्धांजलि देंगे पूर्व मुख्यमंत्री मास्टर हुकम सिंह जी को। मास्टर हुकम सिंह जी 1990 से 1991 248 दिन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री के तौर पर या व्यक्तिगत तौर पर सभी पार्टियों के नेता उनकी इज्जत करते थे। राजनीति में ऐसे लोग कम होते हैं जिनकी जीवन शैली साधारण हो। कई दिनों से उनकी सेहत ठीक नहीं थी। आज हम A1 तहलका चैनल की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं और नेताओं को भी जोड़ेंगे जिन्होंने उनके साथ काम किया या उस समय उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान उनकी राजनीति को देखा, उनको भी साथ जोड़ेंगे और एक बार फिर A1 तहलका की ओर से उनको श्रद्धांजलि देते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुकम सिंह को आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कई राजनीतिक हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। हरियाणा की राजनीति में विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर तय करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री मास्टर हुकम सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ आज चरखी दादरी के घिकाड़ा रोड पर उनकी पुश्तैनी जमीन पर अंतिम संस्कार कर दिया गया। मास्टर हुकम सिंह कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे। वीरवार शाम को गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। मास्टर हुकम सिंह की अंतिम विदाई में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा, कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इनेलो नेता और हिसार से सांसद दुष्यंत चौटाला, सांसद धर्मवीर के अलावा कई और नेताओं ने मास्टर जी को श्रद्धांजलि दी। यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि मास्टर हुकम सिंह जी के नाम पर दादरी में स्मारक या संस्था बनाई जाएगी ताकि उनको हमेशा याद किया जा सके। मुख्यमंत्री चौधरी हुकम सिंह जी बहुत एक नेक इंसान थे। ब्राह्मण पृष्ठभूमि के सादगी से भरपूर उच्च विचार के धनी थे। हमारे बीच में नहीं रहे। इनकी याद में लोग दादरी में जो भी एक ठीक काम स्मारक हम बनाएंगे, इनके नाम से कोई न कोई संस्था उसका नाम रखेंगे ताकि इनका नाम अमर रहे। मास्टर हुकम सिंह 60 के दशक में प्रमुख समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से प्रेरित होकर सोशलिस्ट आंदोलन से जुड़े थे। समाजवादी आंदोलन के दौरान मास्टर जी ने शोषितों, किसानों, श्रमिकों, कामगारों के अधिकारों के लिए चले कई आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई और प्रदेश स्तर पर नेतृत्व भी किया। 1975 में वो आपातकाल के दौरान 19 महीने जेल में रहे और 1977 के विधानसभा चुनाव में पहली बार दादरी से विधायक बने। इसके बाद 1982 और 1987 में भी वो यहीं से विधायक चुने गए। पूर्व उप प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के काफी नजदीक होने की वजह से 1990 में वो प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मास्टर हुकम सिंह जी 17 जुलाई 1990 से 21 मार्च 1991 तक यानी 248 दिन तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। मास्टर जी को आमतौर पर निर्विवाद और सभी वर्गों में बुजुर्ग नेता के तौर पर जाना जाता रहा है। चरखी दादरी से सचिन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट A1 तहलका हरियाणा। A1 तहलका हरियाणा के निदेशक हरविंदर मलिक के साथ भी पूर्व मुख्यमंत्री हुकम सिंह की कुछ यादें जुड़ी हैं। आइए उन्हीं से जानते हैं। चौधरी हुकम सिंह जी नहीं रहे दुनिया में, हम उनको याद करते हुए एक चैनल की तरफ से, पूरे A1 तहलका परिवार की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मुझे याद है कि जब मैं स्टूडेंट था तब मेरा उनसे मिलना हुआ था। वो मुख्यमंत्री थे, मैंने समय लिया, जैसे लोग मिलते हैं मुख्यमंत्री जी से कोठी पर, मैं भी उनसे मिला और मैंने उनसे इनवाइट करने के लिए मैं उनके पास गया था एक पेंटिंग एग्जीबिशन के लिए। मेरी अपनी पेंटिंग एग्जीबिशन थी हरियाणा के थीम पर, म्हारी माटी म्हारे लोग। उन्होंने मेरी तरफ देखा और उन्होंने कहा तो पेंटिंग करता है? मैंने कहा हाँ जी।
हरियाणा का छोरा पेंटिंग करता? मैं कहा हाँ जी। तो फिर उन्होंने कहा बेटा मेरा दिल करता आने का, पर चौधरी देवीलाल जी कहीं मुझे बुला ना ले, क्योंकि उन दिनों देवीलाल जी डिप्टी पीएम थे दिल्ली में। तो उन्होंने कहा अगर उन्होंने मुझे बुला लिया तो कहीं तेरा प्रोग्राम खराब हो सकता है, इसलिए तू एक काम कर, किसी और को बुला ले। कौन है और दूसरा? मैंने कहा जी फिर तो गवर्नर साहब हो सकते। कहले तू गवर्नर को बुला ले और मैं जरूर आ जाऊंगा, ये पक्की बात है, फिर किसी दिन आ जाऊंगा। तो मैंने उनकी सलाह मानते हुए मैंने गवर्नर साहब से बात की, तो मेरी पेंटिंग एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन तो गवर्नर साहब ने किया था। और नेक्स्ट डे मैं फिर से उनकी कोठी पर पहुंचा और पूरा काफिला वहां खड़ा था, सब रेडी थे मुख्यमंत्री जी को लेने के लिए, उनको किसी मीटिंग में जाना था। वो जो ही निकले उन्होंने मुझे देखा, तो देखते उन्होंने कहा, कहते भाई तेरे अखबार में फोटो देखे होगी शुरू? मैंने कहा हाँ जी। तो फिर मैंने कहा सर आपको चलना है? तो उन्होंने अफसरों से पूछा भाई कितनी देर है मीटिंग में? तो कुछ ऑफिसर्स थे, उन्होंने कहा कि सर सब लोग वेट कर रहे हैं, हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। तो उन्होंने ये कहा कि अरे लेट हो गए तो और थोड़ी देर से ही, हरियाणा में ऐसे छोरे खड़े हुए हैं जो पेंटिंग भी कर सकें, भाई मैं इस छोरे की पेंटिंग एग्जीबिशन में जाऊंगा, बेटा इन एड्रेस बता, मैं तेरे साथ साथ। तो वो मेरी पेंटिंग एग्जीबिशन में आए और एक मुख्यमंत्री का एक छात्र की पेंटिंग एग्जीबिशन में आना, उसको देखना, पूरे दिल लगा के देखना, शाबाशी देना काफ़ी प्रोत्साहन देने वाला था। कहीं ना कहीं एक अच्छी मोटिवेशन दी उन्होंने मेरे करियर में इस उनके आने से। उन्होंने कुछ शब्द भी लिखे मेरी रिमार्क्स बुक पे। उन्होंने लिखा कि आज दिनांक 7/1/91 को प्रातः म्हारी माटी म्हारे लोग प्रदर्शनी देखने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे बड़ी खुशी हुई। हरविंदर मलिक द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स बेहद सुंदर और आकर्षक तथा हरियाणवी सभ्यता की घोतक है। मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। हुक्म सिंह, सीएम हरियाणा। तो ये थे उनके शब्द जो मेरी रिमार्क्स बुक पर अब तक हैं और हमेशा रहेंगे। उन्हीं दिनों मुझे एक और याद आ रहा है कि फिल्म बनी थी बॉलीवुड में प्रतिबंध, चिरंजीवी उसमें स्टार थे। उस फिल्म का जिसमें नायक जिससे इंस्पायर होता है वो एक बहुत ही अच्छी राजनीति करने वाले किरदार थे। उस किरदार का नाम भी मास्टर जी रखा गया था। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो किरदार जिससे कि नायक इंस्पायर होता है एक स्वच्छ राजनीति करने वाले इंसान से, वो कहीं ना कहीं वो हुक्म सिंह जी के किरदार से ही इंस्पायर हुआ था। शायद इसलिए कि वर्तमान काल की जो राजनीति के छल कपट, जो जिस तरीके की राजनीति चल रही है, एक दूसरे को छीटाकशी की राजनीति चल रही है, उसमें कहीं वो अपने आप को फिट नहीं कर पाए, ना ही वो परिवारवाद को आगे बढ़ा पाए, और शायद वो कहीं ना कहीं इस फ्रेम में अनफिट थे। लेकिन अपनी पारी एक बहुत अच्छे ढंग से वो निभा गए और एक रिटायरमेंट का समय भी निभा गए। देहांत तो उनका कल हो गया था, लेकिन मुखाग्नि आज दी गई है, तो आज के दिन फिर से हम उनको याद करते हैं। उस भगवान उस आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखे और परिवार को हिम्मत दे और हरियाणा को उन जैसे कुछ और नेता दे। तो मास्टर हुक्म सिंह, उनका देहांत जैसे कि कल मेदांता मेडिसिटी गुड़गांव में हो गया था। कई दिनों से अस्वस्थ थे, पहले रोहतक पीजीआई में भर्ती थे, उसके बाद रेफर किया गया, लेकिन गुड़गांव में आखिरी सांस ली। आज अंतिम विदाई थी। अंतिम विदाई के समय कई राजनीतिक हस्तियां वहां पर पहुंची थी। मौजूदा मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और भी कई मंत्री पहुंचे थे वहां पर, सांसद भी पहुंचे थे और उनको श्रद्धांजलि दी गई। हम भी उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं अपनी इस डिबेट के माध्यम से। और हमारे साथ जो मेहमान शामिल हैं, रन सिंह मान साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। फिलहाल उस समय जब वो विधायक चुनकर आए थे तो रन सिंह मान भी उनके साथ, उनके पास वाले ही इलाके से विधायक चुने गए थे, तो उनके साथ काम किया हुआ है रन सिंह मान साहब ने। मेरे साथ हैं आज RS चौधरी साहब हैं, ये भी वरिष्ठ नेता हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के, वो मेरे साथ मौजूद हैं आज। नरेश कौशल साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत लंबे समय से देखते आए हैं राजनीति को। वीर कुमार यादव साहब फोन लाइन पर रहेंगे, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी हैं मेरे साथ, कार्यकारी संपादक एवं तहलका हरियाणा के। सबसे पहले मान साहब, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कुछ यादें जो जुड़ी हुई हैं पूर्व मुख्यमंत्री मास्टर हुक्म सिंह जी के साथ। आपने इकट्ठा काम किया है, आप से जानना चाहेंगे थोड़ा सा मास्टर हुक्म सिंह जी के बारे में। मैं सबसे पहले तो मैं खुद की ओर से और अपनी पार्टी की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं मास्टर हुक्म सिंह जी को जी। और उनका जो व्यक्तित्व है, आप इसी बात से आंक सकते हो कि आज विभिन्न दलों के, यानी जो हरियाणा में जितने दल हैं जिन ठीक पोजीशनड भी हैं,
जी। वो सभी दलों के नेता आज वहाँ पे उनके जब दाह संस्कार हुआ तो वो सब मौजूद थे और उन्होंने वहाँ जा कर के श्रद्धांजलि अर्पित की। जी। तो ये मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह के व्यक्तित्व के धनी थे। उनकी एक जो साख थी और राजनीति में जो बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक कह रहे थे मलिक साहब, वो बहुत कम लोग हैं जो सभी लोगों का विश्वास जीत करके और फिर भी जो है अपना जीवन गुजारते हैं राजनीति में भी रह करके। मेरा ये सौभाग्य है कि मैंने उनके साथ एक ही पार्टी में हमने शुरुआत की थी। 77 में वो दादरी विधानसभा से जीते और मैं उनके बराबर जो बारडा हल्का है वहाँ से चुनाव जीत करके और हम हरियाणा विधानसभा में पहुँचे थे। जी। जो उस टाइम की राजनीति थी और आज की, उसकी तो तुलना नहीं हो सकती है और वो आज के दिन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जितना मैं देख पाया, फिर उसके बाद में 87 में भी हम और मास्टर हुकम सिंह जी दोनों ही अपने अपने हलकों से जीत करके चौधरी देवलाल के मंत्रिमंडल में हमने साथ काम किया और उसके बाद में खट्टे मीठे अनुभव भी रहे और उनको मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला पार्टी में, जनता दल। फिर वो एक ऐसा एक मोड़ आया राजनीति का कि जहाँ जनता दल का विभाजन हुआ, जनता दल रह गया और समाजवादी जनता दल का गठन हो गया। वो एक राजनीतिक परिस्थितियाँ उस टाइम की ऐसी आ गई थी। बिल्कुल। लेकिन जो उनके साथ मेरा अनुभव रहा, और मेरा नहीं, एक इतना लंबा जिसका राजनीतिक जीवन है, बहुत लोगों का उनके साथ काम करने का मौका मिला होगा, बहुत लोगों को। और ये नहीं है कि कोई अलग तरह के विचार होंगे, 19-21 हो सकते हैं। वो बहुत ही साधारण एक विचार उनके जो थे, आप वो साधारण कर सकते हो, काम करने का तरीका उनका जो है वो बढ़िया हो सकता है, लेकिन जो विचार हैं आदमी के वही प्रभावित करते हैं। यदि राजनीतिक दलों में आप अलग अलग भी रहते हो तो भी उसके विचार हैं वो प्रभावित करते हैं। तो वो बहुत ही सचमुच में एक यदि किसी की पसंद ना पसंद थी तो भी वो बात दिल में नहीं रखते थे और वो कह देते थे और उसके बाद वो बात आई गई हुई होती थी। जितने भी हमारे साथ विधायक थे, चाहे वो 77 में थे, चाहे 87 में थे, या बीच में जो मूवमेंट चला था उसमें हम सब साथ काम करते थे। ठीक है। वो जो अच्छे काम करते थे उनकी सराहना करते थे और जो थोड़े ढीले होते थे उनको प्रेरित करते थे, खुद इन्वॉल्व होते थे। यानी तब भी वो हमारे से बड़ी उम्र में थे, 20-21 साल का गैप भी था, लगभग एक पीढ़ी का गैप हो जाता है। लेकिन उनमें ये बात नहीं थी। वो सब तरह की उम्र के, सब तरह के विचारों के लोगों के साथ सामंजस्य के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से रहना, एक दूसरे की इज्जत करना, प्रोत्साहित करना, बिल्कुल, ये ऐसे गुण थे जिसकी वजह से आज वो काफ़ी एक लंबी उम्र जी उन्होंने। बिल्कुल। और वो आज हमसे विदा हो गए, आज उनका दाह संस्कार हुआ। बिल्कुल। हम भगवान से, मैं तो यही प्रार्थना करूंगा, पार्टी की ओर से भी यही प्रार्थना है, हमारे नेता वहाँ पे गए थे जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सब ने यही किया कि भगवान उनके जो परिजन हैं उनको जो आज दुख की घड़ी उनको देखनी पड़ी, जो दुख है उससे निकलने का उनको ताकत दे, सैनिक की ताकत दे। बिल्कुल। बहुत कुछ आपसे हमने जाना है उनके व्यक्तित्व के बारे में और एक राजनेता कैसे थे। RS चौधरी साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ नेता हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के। चौधरी साहब आपके पास आता हूं। चौधरी साहब, आप बताएंगे थोड़ा सा मास्टर हुकम सिंह जी के बारे में। सबसे पहले तो मास्टर जी के इस आकस्मिक निधन पर मैं अपनी ओर से, अपने पार्टी की ओर से संवेदना प्रकट करता हूं। जी। मुझे मास्टर जी के साथ पूरे उनके मुख्यमंत्रित्व काल में बतौर OSD कार्य करने का अवसर मिला। जी। मुझे वैसे 3-4 चीफ मिनिस्टर के साथ कार्य करने का अवसर मिला। मास्टर जी 17 जुलाई से 22 मार्च तक मुख्यमंत्री रहे, तो मुझे उनके साथ OSD काम करने का मौका मिला। जी। और मैं ये बात निसंकोच और धड़ल्ले से कह सकता हूं कि मास्टर जी की कार्यशैली बिल्कुल पारदर्शी थी। जी। कभी वो कोई भी निर्णय लेना होता था
जो भी बात न्यायप्रिय होती थी, नियमानुसार होती थी, उसको वो आदेश करने में कभी भी झिझक नहीं करते थे जी। मुझे कई एक तरह के वाक्य याद हैं। मुझे एक दफा और मास्टर जी की जिंदगी तो बड़ी सादगी की थी जी। आप हैरान हो जाएंगे, बतौर मुख्यमंत्री होते हुए भी मुख्यमंत्री निवास में वो चारपाई पर बैठ जाया करते थे, अधिकारी कुर्सियों पर बैठे होते थे जी। वो चारपाई बैठे बैठे बात किया करते थे। वो भी ग्रामीण अंचल से आए थे। उनकी जिस प्रकार के ग्रामीण अंचल में लोगों की सीधी सादी और सादगी भरी अप्रोच होती है, वो मास्टर जी की अप्रोच होती थी। ठीक है। मुझे ये पता है कि एक दफा मुख्यमंत्री निवास पर बैठे हुए एक अधिकारी उनसे फाइल निकलवा रहे थे और उस मुद्दे पर मुझे कुछ ज्ञात था जी। मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा, मैंने कहा मुख्यमंत्री जी इस मुद्दे पर इस फाइल पे पहले ये निर्णय हो चुका है, ठीक है, और ये निर्णय ही ठीक है। अब जो आपसे ये फाइल लाई गई है, कोई और आदमी ये आपसे प्रभाव डाल करके ये निर्णय बदलवाना चाहता है, ठीक है। और न्याय ये है कि इस आदमी को ये हक मिलना चाहिए। और इस प्रकार का निर्णय जब ये महकमा मेरे पास था तब ये महकमे पर मुझे ध्यान में है, इस पर ये आदेश हुए थे। ठीक है। मास्टर जी ने बिल्कुल बगैर ये नहीं कि तस्दीक किया फाइल देखियो, उन्होंने कहा देखो भाई आरएस ये बात कह रहा है और ये फाइल पे ठीक है और यही फैसला रहना चाहिए, चाहे कोई किसी को पसंद आए ना आए। तो मास्टर जी की वर्किंग जो थी, कार्यशैली थी, बड़ी पारदर्शी थी। इसमें कोई छुपावट, लुकावट, ऊंच नीच या आगे पीछे की राजनीति करने की नहीं होती थी। उनकी हमेशा सोच रहती थी कि जो भी एप्लीकांट आए, जो भी प्रार्थी आए, उसको न्याय मिले। वो इस बात से संतुष्ट होकर के जाए कि सरकार उसकी अपनी है और सरकार उसके लिए कार्य कर रही है। ठीक है। और मैं एक और किस्सा सुनाना चाहता हूँ। एक दफा की बात है कि मैं उनके पास मुख्यमंत्री आवास पर बैठा हुआ था, ठीक है, और मैंने किसी एक अधिकारी कर्मचारी के बारे में चर्चा की। मैंने कहा मास्टर जी, हम उनको मास्टर जी के नाम से ही सम्मान से पुकारा करते थे। मैंने कहा मास्टर जी, बात यह है कि वो व्यक्ति जो है वो ठीक नहीं है, और मैं ये समझता हूं कि वो इस तरह के जो हालात में ऑपरेट कर रहा है, इससे प्रशासन को, आपको, हम सबको एक बदनामी आती है। मेरे सामने टेलीफोन उठाया और उसको उन्होंने साफ शब्दों में वो बात कह दी जो नॉर्मली मुख्यमंत्री या अधिकारी एक दूसरे से नहीं कहते। तो मास्टर जी एक बड़े न्यायप्रिय व्यक्ति थे और एक बड़े पारदर्शी व्यक्ति थे। उनकी कार्यशैली बिल्कुल पारदर्शिता की थी। वो कभी किसी से संकोच नहीं करते थे, साफ कहने में संकोच नहीं करते थे, और वो सबको साथ लेकर के चलते थे। कभी ये नहीं कि किसी के प्रति कोई द्वेष हो या किसी के प्रति कोई विशेष फेवर की भावना हो। जो भी जिसका न्याय होता था, चाहे वो अधिकारी हो चाहे मंत्री, उनसे कोई चर्चा कर रहा हो या किसी बात को भी उनके सामने लाया गया, तो उन्होंने इसको इस दृष्टिकोण से किया जैसे कि गांव में बैठ करके सरपंच जो है सबके सामने बैठ करके न्यायप्रिय फैसला करे। उनकी वही सोच थी, वही उनके सादगी भरा जीवन था। मैं ये कह सकता हूं कि मास्टर जी के साथ मुझे कार्य करने का, बहुत नजदीकी से देखने का और कार्य करने का जो अवसर मिला, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत याद है और रहेगी। और जब मुझे आज पढ़ने का अवसर मिला कि किस प्रकार मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों ने उनको जो एम्बुलेंस समय पर उपलब्ध नहीं कराई और डॉक्टर नहीं गए, मुझे पढ़ करके बहुत दुख हुआ, खेद हुआ कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसने समाज का भला किया, जो समाज के भले के लिए हमेशा कार्य करता रहा, उसके लिए एक मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने एम्बुलेंस समय पर उपलब्ध कराई तो डॉक्टर भी साथ दे गया। यह बड़ी दुखद की बात है। और मैं ये समझता हूँ इस संबंध में जो स्वास्थ्य मंत्री ने जो कार्रवाई कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी को अपने विभाग का एक माइंडसेट बदलने का प्रयास करना चाहिए ताकि इस प्रकार की घटना जो आगे किसी और के साथ ना हो। अंत में मैं मास्टर जी के कोई भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को यह सही क्षति सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। नरेश कौशल साहब आपके पास आते हैं। नरेश कौशल साहब, आपने सुना आरएस चौधरी साहब ने भी बतौर ओएसडी काम किया है जब वो मुख्यमंत्री थे। मान साहब ने उनके साथ काम किया, उनके साथ एमएलए बने हैं 2 बार, मंत्री रहते हुए भी काम किया हुआ है। आपको पता चला किस तरीके का उनका राजनीति करने का स्टाइल था, किस तरीके का व्यक्तित्व था, किस तरीके से देखते हैं उस समय का वो दौर और आज का दौर, आप किस तरीके से देखते हैं? शर्मिष्ठा जी, सबसे पहले तो मैं A1 तहलका चैनल को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि आज के इस दौर में जब कोई भी प्रोग्राम चलाने के लिए टीआरपी देखी जाती है,
बिल्कुल, कि टीआरपी कैसे बढ़ेगी और रंगारंग मनोरंजन ये वो या कोई तर्क भड़क वाली बातें या कोई आरोप प्रत्यारोप धांधलियां, तो ऐसी चीजों को जो बढ़ावा देने का ये दौर जो चल रहा है उसके विपरीत जाकर आपने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया है और सभी जानते हैं कि आज जो बोलना है सबने बिल्कुल वो एक ही बात रिपीट होनी है लगभग, बिल्कुल। लेकिन इसमें संदेश जो आपने दिया है, जो मलिक साहब और धीमान साहब, डॉक्टर साहब बधाई के पात्र हैं, सारा परिवार A1 तहलका का, कि इस डिस्कशन के माध्यम से न जाने कितने युवाओं को प्रेरणा मिलेगी, न जाने कितने समाज के जो पॉलिटिकल लेवल पर काम करने वाले लोग हैं उनको दिशा मिलेगी और कईयों को शर्म भी आएगी उनका ऐसा व्यक्तित्व देखकर और जब वो अपनी तुलना करेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं इस बात के लिए दोबारा से आप सबको साधुवाद देता हूं। आपका भी धन्यवाद। ठीक। दूसरी बात, देखिए क्योंकि बातें बहुत सारे रिपीट करेंगे भाई, मैं उसे ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बिल्कुल। मैं अलग हटके एक दो बात करना चाहता हूं। ठीक है। देखो, ये कहा जाता है कि देश की जो राजनीति है उसको हमेशा हरियाणा के नेताओं ने, खास करके चौधरी देवीलाल का नाम लिया जाता है, बिल्कुल, कि उन्होंने नई दिशा दी है देश की राजनीति को। सभी जानते हैं, कोई प्रधानमंत्री का कोई अपना ताज जो है कभी किसी को ऐसे उतार के नहीं देता, और ये शायद दुनिया में एक एग्जाम्पल है। तो ये इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि हरियाणा ऐसा रहा है जिसने हर बार राजनीति में नई दिशा दिखाई है और लोगों में, मतदाताओं में नया रुझान और नई आशाएं जागृत की हैं। बिल्कुल। आज उनके देहांत से, मास्टर जी के देहांत से, मैं ये कहूंगा इन शब्दों को ऐसे कि चौधरी देवीलाल का जो एक युग चल रहा था उसकी एक विरासत कह सकते हैं आप। इसकी मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको छोटी। ठीक है। वो उसका पूरा पन्ना बंद हो गया है एक तरह से। ठीक है। चौधरी साहब के, मास्टर जी के जाने से। और जब मास्टर जी कहते हैं ना तो हमें मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के चरित्र मास्टर जैसे याद आ जाते हैं। ठीक है। हालांकि मास्टर शब्द जो है उसके मायने बहुत बड़े हैं। मास्टर तो एक तरह का पूरा कंट्रोल, जिसको हर अपने विषय का पूरा वो मास्टर है, उसका सारा नियंत्रण है, कंट्रोल है, वो ज्ञाता है हर चीज का, उस चीज का। लेकिन यहां पर मास्टर शब्द को जैसे हम ले लेते हैं, जैसे मैंने बताया प्रेमचंद की कहानी में, वो ना वैसे थे और ना उस तरह के थे बहुत सख्त वो किस्म के, वो बड़े ही साधारण किस्म के और जमीन से जुड़े हुए ऐसे व्यक्ति थे। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि ठीक है, राम मनोहर लोहिया से प्रभावित थे, समाजवादी थे, सब कुछ सब जानते हैं ये बात। लेकिन जो बात मेरे जहन में अब तक है कि 82 में शायद रण सिंह मान अच्छी तरह जानते हैं, विपक्ष में थे वो जी, और स्कूटर पर वो खुद खेती बाड़ी करते थे। अब बड़े बड़े धन्ना जो राजनीति में बैठते हैं ना कि हम तो जी हम तो किसान है, जबकि वो कभी खेत में नहीं गए होते। बिल्कुल। जमीनें उनकी बहुत होती हैं। हाँ। लेकिन मास्टर जी एक ऐसे शख्स थे जो खुद स्कूटर पर ना केवल जाते थे, चारा लेकर आते, चारा काटते भी थे और गायों की सेवा करते थे। मतलब ऐसा जमीन से जुड़ा व्यक्ति, जैसे बताया अपना चौधरी साहब ने बताया, आर एस चौधरी जी ने, कि खाट पे बैठते थे, तो चौधरी देवीलाल का युग याद आ जाता है कि जब जो लोग चौपाल पे बैठ के, हुक्के पे बैठ के ऐसे बातें किया करते। मैं और बात दोबारा फिर एक आधी बताना चाहूंगा, ज्यादा समय ना लेते हुए। मैं ऐसे शख्स को श्रद्धांजलि देने के साथ साथ भगवान से प्रार्थना करूंगा कि राजनीति में ऐसी जो विभूतियां हैं उनको और ज्यादा उबारे। बिल्कुल, यही हमारा जो है आशा होनी। बिल्कुल, राजनीति में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, जैसा मैंने पहले कहा, कि जिनको तकरीबन सभी पार्टियों के नेता पसंद करते हैं, जिनको तकरीबन हर पार्टी के वर्कर होते हैं, समर्थक होते हैं, वो पसंद करते हैं। राजनीति में ऐसे बहुत कम लोग आए हैं और बहुत कम लोग अभी भी हैं। वीर कुमार यादव साहब, क्या कहेंगे इस पर कि ऐसी जो विभूतियां हैं राजनीति में बहुत कम होती हैं और जिनमें से एक विभूति आज हमारे बीच में नहीं है, आज उनको अंतिम विदाई दी गई है। देखिए, पहली बात तो जो कौशल जी ने जो बात की वो मेरे मन की बात थी वास्तव में, कि आज के युग में इस समय जबकि इस प्रकार के बजट से रिलेटेड और दूसरे करंट पॉलिटिकल इश्यूज हैं, और उन सब के बावजूद भी आपके चैनल ने जिस प्रकार का आज का विषय चुना, निश्चित तौर पर जितनी प्रशंसा आपके चैनल की जाए, आपके चाहे वो हरिंदर मलिक जी हों, डायरेक्टर साहब आपके
धीमान जी हो या पूरा स्टाफ हो, तो वास्तव में मेरे मन की बात है, ये बात मैं भी कहना चाह रहा था कि एक बहुत अच्छी बात है, सही मायनों में श्रद्धांजलि तो आज आपका चैनल दे रहा है जी। बाकी ठीक है, व्यक्तिगत उपस्थिति से तो उतना सब कुछ नहीं हो पाता है, एक व्यक्तित्व के बारे में बिल्कुल आम जनमानस को और प्रेरणा देना, जानकारी देना निश्चित तौर पर एक प्रशंसनीय कदम है। आप वास्तव में बधाई के पात्र है जी। दूसरा ये है कि मैं आपने जो पैनलिस्ट लिए हैं राजनीतिक दृष्टि से मैं सबसे कम, उस दृष्टि से अनुभव भी मेरा कम है और संपर्क की दृष्टि से भी बहुत कम अनुभव रहा है जी। लेकिन जिस प्रकार से 2-3 घटनाएं जो मैंने देखी और सुनी, अभी जो रण सिंह मान सिंह कह रहे थे, वास्तव में आपने देखा होगा कि अंतिम संस्कार पर वर्तमान मंत्रिमंडल के साथ साथ पूर्व मंत्रिमंडल लगभग जो मंत्री, सांसद, विधायक और चाहे इनेलो हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, ये कम बात नहीं है सौमित्र जी के किसी एक नेता जो साधारण थे हो तो और कोई तामझाम नहीं था, कहीं नाम नहीं था, कहीं कोई राजनीतिक लाभ लेने की कि भाई उनके अंतिम संस्कार में जाएंगे कोई राजनीतिक लाभ मिलेगा या कोई, किस प्रकार से एक व्यक्ति, हमें हमारे यानी भारतीय संस्कृति में एक बात है कि वो व्यक्ति कितना लोकप्रिय था और उस व्यक्ति की जीवनी कैसी थी, उसके यानी अंतिम संस्कार की जो एक समय होता है उस पर वास्तव में जानकारी मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कहीं दो मत नहीं है, उनकी सादगी और उनका जिस प्रकार से सारा जीवन रहा वो प्रेरणादायक भी रहा और सादगी से भरपूर रहा। अभी हरिंदर मलिक जी ने 1-2 बात की, मैं वास्तव में 2-3 बार उनसे मिला और एक घटना तो मेरे दिल पर छू गई जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर पहली बार महेंद्रगढ़ आए थे जी। सौभाग्य से वो सारी मंच का संचालन वो मेरे में था, ठीक है। तो और आपको भी ध्यान होगा कि उस समय भारतीय जनता पार्टी में अनेक दलों के और विशेषकर कांग्रेस के पूर्व या वर्तमान विधायक, सांसद, उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी। हाँ बिल्कुल। उस समय मैं बहुत ज्यादा उनके नजदीक नहीं था, एक आध बार ऐसे मिलना हुआ था, तो वो भी मंच पर आए और मैं कमाल देखा उनका कि वो आकर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गए और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए, राजनीतिक व्यक्तित्व को हर किसी को एक लालसा, आकांक्षा, उनकी इच्छा रहती है कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तो मेरा व्यक्तिगत परिचय हो जाए, मैं व्यक्तिगत मिल लूं और एक तरह का ललक और भागदौड़ सी रहती है। हाँ हाँ। मुझे अभी भी वो क्षण याद है कि सबके सब माननीय अमित शाह जी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए फटाफट जा रहे थे, फूल मालाएं डालते थे कि भाई मेरी भी फोटो खिंच जाए, मेरी भी फोटो खिंच जाए, और विशेषकर जो ज्वाइन कर रहे थे। तो मुझे ध्यान है कि मास्टर हुकम सिंह जी उठे नहीं और अपने वही शांत भाव से बैठे रहे। जब कार्यक्रम ये सारा संपन्न हो गया तो प्रोफेसर रामलाल शर्मा जी स्वयं अमित शाह जी के पास गए और उनकी तरफ इशारा करके कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है, मास्टर जी है, भाजपा में ये ज्वाइन किया है, तो खुद अमित शाह जी के पास जब गए तो वो खड़े हुए और उन्होंने अभिवादन किया, उनसे मिले। यानी कोई इस प्रकार की ललक यानी आज के युग में और जो व्यक्ति, और एक जो हरिंदर मलिक जी कह रहे थे परिवारवाद की, मुझे नहीं पता उस घटना की चर्चा करना इस समय उचित है कि नहीं है, लेकिन क्योंकि संदर्भ मेरे से जुड़ा था, जब उन्हें भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी तो उस समय सौभाग्य से मैं प्रोफेसर रामलाल शर्मा जी के साथ उनकी कोठी पर गया था और वो सारा दिखा। तो उसके बाद हरियाणा विधानसभा में जब चुनाव का समय आया तो हर कोई चाहता है कि मेरे बेटे को, मेरे परिवार को, किसी व्यक्ति को टिकट मिले। बिल्कुल। और उनके परिवार का एक व्यक्ति मेरे पास आया, उन्होंने कहा जी मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ और मास्टर जी का भी आशीर्वाद है, थोड़ा मेरे लिए कोई पैरवी कर दो तो शायद मुझे टिकट मिल जाए। तो मैंने उनको कहा कि चलो मैं चंडीगढ़ आऊंगा तो एक बार बात करते मास्टर जी से। तो मैं मास्टर जी के पास उनके घर गया तो मैंने कहा जी ऐसा है कि इनकी ऐसे जो आपके परिवार के जो ये सदस्य हैं ये चाहते हैं कि इनको इस बार टिकट मिल जाए भाजपा की दादरी से और ये विधायक बन जाए, रास्ते में आपके बाद एक सक्रिय हो जाएंगे, परिवार में कोई ना कोई तो इस प्रकार की कड़ी परंपरा चलती है। मुझे एकदम उन्होंने जिस प्रकार से कहा, चलिए वीर कुमार राजनीति करनी है अपने दम पर कहो, भाई टिकट के लिए तो मैंने कहा ना जी कि आप हमारे राष्ट्रीय नेताओं से बात करो, सब परिचित है, तो भाई टिकट के लिए तो मैं फोन करूंगा नहीं, हाँ मेरे लिए कोई और बात हो तो अलग बात। मतलब इस प्रकार का दो टूक जवाब। और मैं तो इसलिए गया था कि चलो भाई आपके संबंध है, संपर्क है। और दूसरी एक अंतिम बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज के युग में यानी कोई भी व्यक्ति जो मंत्री एक बार बन जाता है तो मंत्री जी, मंत्री जी, मंत्री जी, हाँ। सीएम बन जाता तो सीएम साहब, सीएम साहब, सीएम साहब।
काम झाम जो चलता है वो अलग है, हाँ। और नाम जो चलता है वो अलग है। लेकिन आपने मेरे ख्याल से हरियाणा के पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री होंगे जिनको मास्टर जी से संबोधित करते रहे, हाँ। और उनको भी अच्छा लगा, कोई ताम झाम नहीं। तो इस प्रकार का व्यक्तित्व निश्चित तौर पर, और उनके प्रति आज जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किए, उनकी यादगार के लिए स्मारक की घोषणा की ताकि उनका नाम रहे, हाँ। और उनको लोगों को उनसे प्रेरणा मिलती रहे। और ये हालांकि कुछ भी नहीं है, उनका व्यक्तित्व और जो उनकी सारा जीवन रहा, उसके लिए स्मारक और ये चीजें कोई बहुत चीज नहीं है। तो भी एक दृष्टि से मैं समझता हूँ उनका एक सम्मान है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मुख्यमंत्री जी ने भी, और जिस प्रकार से सारे हमारे वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। ठीक है, तो मैं फिलहाल तो ये कह सकता हूँ कि ऐसा व्यक्ति यानी आज के युग में दुर्लभ है, और विशेषकर राजनीतिक क्षेत्र में यानी हर प्रकार से, और जो अभी कौशल की बात की मिसाल है, ठीक है, यानी कि अपना खुद को जो एक बार निर्देश आया तो बढ़ गए, निर्देश आया तो दूर हट गए। जैसे साधु संत होते हैं, मंदिर के पुजारी होते हैं कि ठीक है कोई आस्था नहीं, कोई जिज्ञासा नहीं, कोई लालसा नहीं, कोई महत्वाकांक्षा नहीं। तो ये चीजें आज के राजनीतिक क्षेत्र में आज के युग में देखने को बहुत कम मिलती है। बिल्कुल। तो मैं उनको भी अपनी ओर से भी, पार्टी की ओर से भी, हालांकि हमारे सभी संगठन के जो हमारे नेता है उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित की है, मैं पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आपको, आपके चैनल को और आपके डॉक्टर धीमान जी, हरिंदर जी को विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। शुक्रिया आपका। इन्होंने इस प्रकार से आज आप लोगों ने कार्यक्रम का आयोजन किया है, निश्चित तौर पर बहुत सराहनीय है। ठीक है, शुक्रिया आपका। डॉक्टर धीमान साहब आपके पास आता हूं। डॉक्टर धीमान साहब, जिस तरीके से सभी कह रहे हैं कि बहुत न्यायप्रिय, सादगी वाले, पारदर्शिता रखने वाले नेता थे, और जैसा कि बता रहे हैं कौशल साहब की कोई एक बार एमएलए बन जाता है तो उसके बाद शायद वो खेत खुद जाना या दूसरे घर के काम करना तो छोड़ ही देता है, लेकिन फिर भी वो अपने खेत में जाते थे चारा लाने के लिए, और चारा खुद काटते भी थे। ये सब चीजें आज देखने को नहीं मिलती हैं। क्या वाकई में सचमुच की बहुत अच्छा एक व्यक्तित्व था, और आज भी शायद राजनीति में बहुत सारे लोगों को ये सीखने की जरूरत है उनसे? सर मित्र जी, हमारे जो पैनलिस्ट हैं, वरिष्ठ हैं, इनसे हम उनके क्योंकि साथ रहे हैं, उनसे जानकारी ले रहे हैं उनके बारे में। थोड़ा एक ऐतिहासिक जानकारी भी मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को, जो आज के दर्शक हैं, आज की युवा पीढ़ी है, उस ऐतिहासिक क्षण पे थोड़ा सा मैं उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, जो दर्शक हैं, कि ये मुख्यमंत्री बने कैसे थे। थोड़ा सा ये भी एक लोगों को जानकारी, पूरा व्यक्तित्व तब आएगा कि एक मुख्यमंत्री वो बने थे, तभी आज हम उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आज वो हमारे बीच नहीं है। तो कैसी कैसी परिस्थितियां बनती हैं, और मुख्यमंत्री बनने के बावजूद वो एक सादा जीवन व्यतीत किए आज तक, अंतिम समय तक, कल तक उन्होंने किया। ऐसे हालात बने थे कि 1987 में जब न्याय युद्ध हरियाणा में 86 में स्टार्ट हुआ था, और 87 में इतनी सत्ता सौंपी न्याय युद्ध के बाद चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनी, बीजेपी और ये सब इकट्ठे उस पर न्याय युद्ध को इकट्ठा किया था। लेकिन बाद में 89 में जब केंद्र की सरकार में भी कांग्रेस की सरकार जा रही थी और जनता दल के नाम पे सरकार आई थी, कौशल साहब ने जो कहा मैं उसको रिपीट ना करते, अल्टीमेटली उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल बने। 2 दिसंबर 1989 को चौटाला साहब, ओम प्रकाश चौटाला जी, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। ठीक है। क्योंकि वो विधायक नहीं थे, तो उनको 6 महीने के अंदर विधायक बनना था। तो एक महम की सीट खाली थी, एक और जगह की सीट खाली थी, तो चौटाला साहब महम से चुनाव लड़ रहे थे। ठीक है। फरवरी में चुनाव था, लेकिन बीच में है जी दूसरे थानेसर की सीट, जी थानेसर। तो महम के जिसे अशोक अरोड़ा बने थे, जी तो फरवरी में चुनाव होना था। अशोक अरोड़ा थानेसर के नीचे, जी फरवरी 90 में चुनाव होना था। फरवरी 90 में, हाँ फरवरी 90 में चुनाव होना था। उस चुनाव के दौरान 8 बूथों पे आनंद सिंह डांगी क्योंकि निर्दलीय उम्मीदवार थे, 8 बूथों पे पुनर्मतदान की बात की, और जब पुनर्मतदान हुआ तो वहां पर फायरिंग होगी, कई लोग मर गए, और बाद में केंद्रीय चुनाव समिति, केंद्रीय जो लोग थे उन्होंने, केंद्र सरकार ने कहा कि महम का चुनाव रद्द कर दिया जाए। और फिर दोबारा चुनाव जब हुआ तो वो 26 मई 1990 का रखा गया, जो दड़बा कला का था और महम का था। ठीक है। तो चौटाला साहब ने दोनों जगह से चुनाव लड़ा। महम में फिर एक अमीर सिंह जो निर्दलीय उम्मीदवार थे, उनकी हत्या होगी, और वो चुनाव तो रद्द हो गया। उसमें भी 2-3 लोग और फायरिंग में मरे, कोई झगड़ा हो गया, वो उसमें ना जाते हुए। लेकिन वो जो अमीर सिंह हत्याकांड जो हुआ, उसमें ऐसी परिस्थितियां बनी क्योंकि केंद्र में अस्थिरता आ गई थी, जनता दल बहुत फूट के कगार पे था,
बड़ा कुर्सी का एक दूसरे का, वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, अपनी कुर्सी पे जाने के चक्कर में, और वो ऐसे मामले चल रहे थे, चंद्रशेखर और चौधरी देवीलाल। 26 जुलाई को दड़बा कला का चुनाव परिणाम आना था, अभी उससे पहले ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि चौटाला साहब को रिजाइन करना पड़ा। ठीक है। चौधरी देवीलाल को उन्होंने कहा कि चौटाला साहब से रिजाइन लो, जबकि 6 महीने का कार्यकाल अभी बचता था। 6 महीने के अंदर वो विधायक बन जाते। ठीक है। अभी 26 जुलाई को बाद में बने भी वो दड़बा कला से। ठीक है। लेकिन वो चुनाव की वजह से उनको चुनाव उस दौरान ही उनका इस्तीफा ले लिया और बनारसी दास गुप्ता को मुख्यमंत्री बना दिया। ठीक है। बाद में जब दड़बा कला से वो चुनाव जीत गए तो वो 12 जुलाई 1990 को दोबारा मुख्यमंत्री बन गए चौटाला साहब। ठीक है। लेकिन केंद्र का फिर इतना दबाव आ गया कि उन्होंने इस्तीफा ले लिया और 5 दिन के बाद ही वो उनको इस्तीफा देना पड़ा 17 जुलाई को। और 17 जुलाई को फिर मास्टर हुकम सिंह जी को मुख्यमंत्री बना दिया, क्योंकि चौटाला साहब और देवीलाल के साथ ये इतने कॉन्फिडेंशियल थे, उनको पता था बहुत सादगी भरेंगे हैं, बहुत मतलब हरियाणा का जो शासन चलाना है वो एक अच्छे कैसे सीधे साधे व्यक्ति के द्वारा चलाया जा सकता है, जिसके अंदर छल कपट नहीं है, तो उनको मुख्यमंत्री बना दिया। बिल्कुल। एक दो बात और उनके कार्यकाल की महत्वपूर्ण है। मैं अगर उसमें कोई थोड़ी बहुत कहीं गलती हुई तो मैं RS चौधरी साहब से माफी चाहूंगा कि वो करेक्ट मुझे कर दें। उसी वक्त जब केंद्र में अस्थिरता आई थी तो वीपी सिंह सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू कर दिया। बिल्कुल। और उसके विरोध में देश भर में जो आंदोलन हुआ, हरियाणा में भी आंदोलन हुआ, उस वक्त चौधरी मास्टर हुकम सिंह मुख्यमंत्री थे। ठीक है। हरियाणा में भी आंदोलन हुआ, 2 बस डिपोओं के बारे में काफी आग उग लगा दी गई, खत्म हो गई, जैसे कुछ भी हुआ। तो उस वक्त हरियाणा के जो अग्रणी जाति के जो लोग थे, जो वो गरीबी लोग थे अग्रणी जाति के भी, उनको आरक्षण देने के लिए मास्टर हुकम सिंह के रहते हुए जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग गठित किया। ठीक है। वो भी उन्हीं के कार्यकाल में हुआ और उन्हीं के और उनकी कार्यकाल में ही जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट आ गई थी, जिसमें जाटों को, बिश्नोइयों को और जो ये 5 जातियां थी जो अब जाके जिनको अदर ओबीसी का जो दर्जा मिला था हुड्डा साहब के टाइम में, ये उस वक्त जस्टिस गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट में ये सिफारिश की गई थी। ठीक है। लेकिन फिर परिस्थितियां ऐसी बनी कि मास्टर हुकम सिंह से जैसे उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था और 22 मार्च 1991 को फिर चौटाला साहब मुख्यमंत्री बने और उनसे इस्तीफा लिया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है। मतलब कोई छल कपट नहीं। हम जो कहने का भाव है वो यह है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि जी मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा जी, नहीं तो एक बार कुर्सी जीतन मांझी की तरह कुर्सी दे दी तो कुर्सी वापसी नहीं छोड़ी। और बाद में वो आयोग की रिपोर्ट पे कोई फैसला नहीं हो पाया, जो फिर अब बाद में दूसरा आयोग गठित हुआ और उसने रिपोर्ट दिया बना। ठीक है। तो ये कार्यकाल थोड़ा लोगों की जानकारी के लिए था कि इतने सीधे साधे जमान साहब जी, आयोग की रिपोर्ट को मास्टर जी के टाइम में लागू होना शुरू हो गया था, कार्ड इश्यू होने शुरू हो गए थे, लेकिन क्योंकि 6 अप्रैल को विधानसभा बंद हो गई, राष्ट्रपति शासन लागू हो गया, इसलिए पूरी तरह से इम्प्लीमेंट। जी जी ठीक है। तो कुल मिलाकर किस तरीके से मुख्यमंत्री वो बने थे वो भी सामने रखा है डॉक्टर धीमान ने, क्या क्या परिस्थितियां थी और कितने दिन उन्होंने काम किया, फिर दोबारा से चौटाला साहब मुख्यमंत्री बने और उस समय जो गुरनाम सिंह आयोग की उस समय गठित किया गया था, फिर उसकी रिपोर्ट भी आ गई। तो ये सब बातें जो हुड्डा समय के समय आरक्षण दिया गया, ये सब बातें हैं। रन सिंह मान साहब कुछ और यादें आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि बहुत कुछ निकल कर आ रहा है, उस समय की जो परिस्थितियां थी उसके हिसाब से उनका जो कार्यकाल रहा है 248 दिन का, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? उनका जो मास्टर हुकम सिंह जी की शुरुआत है राजनीति में, क्योंकि वो सोशलिस्ट मूवमेंट से निकल करके आए थे और मनीराम बागड़ी के सहयोगी थे वो। ठीक है। लेकिन जब जनता पार्टी बनी तो वो सोशलिस्ट कैंप भी जनता पार्टी में था और वो तब से लेकर के ये एक फैक्ट है, सच्चाई है कि वो चौधरी देवीलाल जब मुख्यमंत्री बने तो उनके साथ जुड़े तो आखिर तक मुख्यमंत्री यानी 91 तक वो उनके साथ रहे। ठीक है। और देखिए आप, कोई इसको कमजोरी भी कह सकता है, कोई अच्छाई भी कह सकता है, बुरा भी कह सकता है, लेकिन उनको जो एहसास था मास्टर हुकम सिंह जी को कि वो किस तरह से मुख्यमंत्री बने, डॉक्टर धीमान साहब ने पूरी बात रखी, तो उनको ये आभास हमेशा होता रहा कि वो किस तरह से मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है। तो किसी भी महत्वपूर्ण फैसले में निश्चित रूप से जहाँ, क्योंकि देखिए बहुत ही स्वाभाविक है राजनीति में कि यदि आप पॉपुलर सपोर्ट से नहीं बने हो, हाँ, और जिस माहौल में बने हो, ठीक है, और जिन के मतलब मदद से बने हो,
जिनके हिसाब से बने हो, जिन्होंने आपको एक ये मौका दिया है, उन्होंने उस बात का लिहाज रखा। मैं इसको अप्रिशिएट करूंगा। ये नहीं है कि ये कोई आदमी की कमजोरी के रूप में यहाँ का जाना चाहिए। उन्होंने रेस्पेक्ट किया और उसी रेस्पेक्ट करते हुए उन्होंने रिजाइन नहीं, हर मुद्दे पर ये था मान साहब, मैं इसके बाद में अलग बात बताऊंगा। नहीं, मैं पूरी कर लेता हूँ, आपके पास जाएगी। अब रही बात गुरनाम सिंह जी आयोग की, वो ठीक है, गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट आ गई थी, लेकिन उस पर फैसला मास्टर जी नहीं ले सकते थे। उस टाइम रियल में जिनमें वास्तव में जिनके पास ताकत थी या इस स्तर के लेवल के फैसले लेने की अथॉरिटी थी, वो उन्होंने नहीं उसको बाईपास नहीं करना उचित समझा। वो बात पेंडिंग रह गई, वो एक अलग इशू है। लेकिन मैं इन सब बातों के बावजूद, देखिए राजनीति में सब तरह की चीज़ें आती हैं सामने, और चूंकि मैं उनके इलाके से हूँ, उनके साथ बतौर अपोजिशन में भी एक कार्यकर्ता के रूप में, एक जिम्मेवारी के रूप में, और सरकार में उनके सहयोगी के रूप में काम किया है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जैसा कौशल साहब कह रहे थे कि हो सकता है इन्होंने तो सुना हो, लेकिन मैं तो ये बात रोज़ ही देखता था। जब 82 से मैं सत्ता से बाहर हो गए थे, जनता पार्टी बाहर हो गई थी और दूसरी सरकार आ गई थी, बिल्कुल, तो वो अपने निश्चित रूप से स्कूटर पर बाकायदा खेत में जाते, वहाँ से चारा वगैरह लाते, और जो एक साधारण खेती हर आदमी जो काम करता है वो सारे वो काम करते थे। बड़ी अच्छी बात थी और उस समय की राजनीति भी थी। लेकिन उसके बावजूद जो भी परिस्थितियां आई और जो समय बीता, समय ने उनको प्रभावित नहीं किया। समय के साथ जो बदलाव आते हैं उसको प्रभावित नहीं किया। जो ओरिजिनलिटी थी उनकी, वो हमेशा आखिर जीवन तक उनमें बनी रही। और यही वजह है कि आज सभी दलों के नेताओं ने और सर्वसाधारण से लेकर के और कार्यकर्ताओं से लेकर के नेताओं तक ने सब ने एक सुर में उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है और अब भी कर रहे हैं। ठीक है, चौधरी साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपके पास आते हैं। मैं ये कहना चाह रहा था, ये ठीक है, मान साहब की मैं इस बात से सहमत हूं कि वो तो देवीलाल से बहुत नजदीकी से जुड़े हुए थे और उनके आशीर्वाद के कारण ही उनको मुख्यमंत्री पद के लिए और उनकी सादगी और उनकी पारदर्शिता को देखते हुए मुख्यमंत्री पद पर बैठने का अवसर मिला। लेकिन ये नहीं था कि वो हर मामले में मानते थे। मुझे एक किस्सा बहुत अच्छी तरह से याद है कि मुझे तो देवीलाल जी ने कहा था कि जिस तरह हरियाणा के अंदर ये बरसात से कोई फसलें नष्ट होती थी, मकानों के नष्ट होने पर मुआवजे के बारे में मुझे बड़े चौधरी साहब ने कहा था कि भाई गरीब आदमियों का मकान नष्ट हो जाता है, बरसात के अंदर तबाह हो जाता है, इनको इतना मुआवजा दिया जाए। तो जब ये मामला कैबिनेट के अंदर आया तो मैं कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री जी के पीछे बैठा हुआ था। मैंने मुख्यमंत्री जी से बड़े चौधरी साहब का ये संदेश दिया, लेकिन उन्होंने अपने स्तर पर निर्णय लिया। और जब एक दफा मैं दिल्ली गया, मैं चौधरी साहब मिले, मुझे कहना ये फैसला क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा ये फैसला मुख्यमंत्री जी ने अपने स्तर पर लिया, आप उनसे बात कर लीजिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये ठीक है कि वो उनके प्रति ऑब्लाइज थे, लेकिन कुछ निर्णय वो अपने स्तर पर आप भी लेते थे। और वो निर्णय नहीं कहा निर्णय की मैं कोई गलत और ठीक पे नहीं कहा, निर्णय ठीक था, लेकिन उनमें साहस था कि वो निर्णय भी ले लेते थे और कन्विंस भी कर देते थे कि निर्णय ठीक था। इसलिए उनकी एक अपनी जो हैसियत थी, उनका एक व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व को सभी स्वीकार करते थे, उनकी सादगी और न्यायप्रियता को सभी स्वीकार करते थे। इसलिए इनके बारे में कोई भी विवादास्पद मुद्दा नहीं था या विवादास्पद उनका व्यक्तित्व नहीं था, जिसके कारण आज सभी आपने बताया कि आज उनके वहां पर आखिरी समय के अंदर कितने बड़े बड़े नेता सभी पार्टियों के आए और सभी ने उनको श्रद्धांजलि दी। ये उनके व्यक्तित्व का एक प्रदेश के अंदर एक मैसेज देने का प्रयास किया। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इस समय हमारे साथ आनंद सिंह दांगी साहब जुड़ गए हैं, महम से विधायक हैं, कांग्रेस के नेता हैं। दांगी साहब स्वागत आपका एवं तहलका हरियाणा पर। दांगी साहब तो लगता है अभी कुछ अभी नहीं जुड़ पाए हमारे साथ, अभी दोबारा कोशिश करेंगे। कौशल साहब आपके पास आता हूं। कौशल साहब, जिस तरीके से ये बात निकलकर सामने आती है कि परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया, हालांकि जितने भी हम सीएम देखें हरियाणा के, मंजीलाल की बात कर लें या चौटाला साहब की बात कर लें, हुडा साहब की बात कर लें या जो भी हैं, सभी कहीं ना कहीं अपने परिवार को आगे लेकर आए हैं राजनीति में। लेकिन इन्होंने क्या बिल्कुल कोशिश नहीं की या किस तरीके का क्या हिसाब तब रहा? देखिए, जब सच मायनों में जो समाजवादी जो पार्टी, जैसे कि अभी जिक्र भी आया है मनीराम बागड़ी के साथ उनका जुड़ाव
और जो इनके साथ लोहिया साहब के साथ उनका लिंक, तो जो आदमी सचमुच में वास्तविक में जो समाजवादी है तो नेचुरल है, उसमें गुण तो ऐसे होने ही चाहिए। तो वो उन चीजों से ऊपर उठकर जो आजकल की राजनीति में लोग करते हैं। मैं क्योंकि समय की कमी होती है, मैं इसमें 2-3 बातें कहना चाहूंगा उनके व्यक्तित्व के बारे में। नंबर 1 सादगी भरा जीवन, नंबर 2 सेल्फ रिस्पेक्ट भी उनमें थी। मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक बार एक पत्रकार ने उनको कह दिया कि जी आपको तो डम्मी कहते हैं, जब चीफ मिनिस्टर थे। तो उन्होंने उसको तो ये कहा कि मैं तो डम्मी का भी डम्मी हूं, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। अच्छा। लेकिन उसके बाद का जब आप समय देखेंगे, जब वो मुख्यमंत्री के पद से हटे हैं, तो उन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है, जैसे कहते हैं अपना स्वाभिमान को कायम रखना, वो उन्होंने रखा। और रखने के बाद उन्होंने वो पार्टी, ठीक है, देवीलाल के समय में जो बात थी, जो देवीलाल का जो मैंने कहा कि उन्होंने एक लेगेसी जो आगे विरासत उनको आगे बढ़ी, तो उसके बाद ठीक है उन्होंने अपना स्वाभिमान रखा और पार्टी छोड़ भी दी। मैं एक एग्जांपल देकर अपनी बात को खत्म करता हूं। ठीक है। 78 में एक बाय इलेक्शन हुआ था, मानसा भी जानते होंगे, नारनौल में, फूसाराम। तो वो काम बहुत महत्वपूर्ण है सारी कड़ी में, सारी बात में। तो वहां पे देवीलाल चाहते थे फूसाराम को खड़ा करना। ठीक है। जनता पार्टी संयुक्त बनी थी, आरएसएस वगैरह सारे बीच में शामिल हो गए थे। ये टिकट मिल गया कैलाश शर्मा को। अच्छा। आरएसएस के जो बंदे थे, उसमें सबने, मंगल सैन ने, सुषमा स्वराज, जितने जो भाजपा आरएसएस सब लोग थे या जनता पार्टी के, उन्होंने खूब उसकी मदद की, डट के कैलाश शर्मा की। लेकिन मास्टर जी को देवीलाल ने इनको डमी खड़ा, इनको खड़ा कर दिया, फूसाराम को आजाद, और मास्टर जी को इशारा कर दिया कि भैया फूसाराम को जिताना। और वो एक ऐतिहासिक मोड़ था कि उस इलेक्शन में, बाय इलेक्शन में, नारनौल से फूसाराम जीते थे। ओके। तो मेरा कहने का मतलब, एक जो संकल्प के धनी और स्वाभिमान और सदचरित्र और सादगी, ये चीजें, भगवान से ये प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति देने के साथ साथ हमारी राजनीति में ऐसे तत्वों को और ऐसे विचारों को और उठाए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर धीमान साहब आपके पास आता हूं। ऐसे विचार आगे बढ़ने चाहिए। निश्चित तौर पर राजनीति में जो भी अच्छे इंसान आए हैं, उनके व्यक्तित्व को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, और जो जितने भी राजनेता हैं उनको भी पता होना चाहिए कि हमारे पीछे क्या कुछ रहा है, कैसे राजनेता रहे हैं, उनको आगे निश्चित तौर पर बढ़ाना चाहिए। आप इसको आगे किस तरीके से देखते हैं कि आज की राजनीति में क्या वाकई में ही अभी कमी है ऐसे लोगों की जो सादगी से, जो अपनी बात रखते हो, सब चीज पारदर्शिता से करते हो, न्याय प्रिय हो, सब कुछ? सर मित्र जी, एक चीज जब किसी बात पे चर्चा करते हैं तो समय, जिसको हम देशकाल बोलते हैं, उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है। हम किस युग में जी रहे हैं, किस युग की बात हम कर रहे हैं, वो उसके साथ बहुत महत्वपूर्ण है। चौधरी देवीलाल किस जमाने में पैदा हुए थे, कहाँ स्वतंत्रता आंदोलन लड़ते लड़ते और कहाँ पर राजनीति की। फिर मास्टर हुकम सिंह उनके साथ जुड़े, उन्होंने ही, चौधरी देवीलाल ने उनको देखा था कि वो ऐसे व्यक्ति थे, राजनीति में आने से पहले भी उनके पास लोग आते थे, उठते बैठते थे, हुक्का पीते थे, मतलब वो राजनीति से आने से पहले की बात कर रहे हैं। तो वो एक लोगों से जो जुड़ाव था, एक ग्रामीण क्षेत्र के नाते वो उनका जुड़ा हुआ था। ज्यादा समय तक उन्होंने टीचिंग नहीं की, जिसको मास्टर हम वर्ड जो है टीचिंग के टीचर के लिए प्रयोग करते हैं। तो चौधरी देवीलाल ने जब देखा कि वहां पर बड़े लोग उठते हैं बैठते हैं, मास्टर हुकम सिंह जी का बड़ा आदर करते हैं, वहां पर हुक्का चलता रहता है, तो वो उनको राजनीति में साथ जोड़ते हुए और 77 में ले आए, विधायक बने। अब जब 2015 की हम राजनीति कर रहे हैं, तो अब मीडिया इसमें आ गया है, समाज में परिवर्तन आ गया, हमारा यूथ आ गया, सारा चेंज हो गया है। अब राजनीति जो है वो पैसे की राजनीति हो गई है, महंगी की हो गई है, चुनाव बहुत महंगे हो गए हैं, तो सभी चीजें उसके अनुसार बदलती जा रही हैं। ठीक है। एक बात जो आप बार बार जो सवाल पूछ रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, कि एक मुख्यमंत्री बनने के बाद क्या वो अपने परिवार को आगे जैसे अन्य बढ़ा रहे हैं, क्या उन्होंने क्यों नहीं बढ़ाया? ठीक है। उसकी बैकग्राउंड हमें देखनी पड़ेगी कि वो मुख्यमंत्री किस रूप से जब बने थे। जैसे मैंने पहले बताया, वो मुख्यमंत्री उनको एक प्रकार से भाग्य में लिखी हुई थी, उस प्रकार से मिल गई। कोई बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ी लड़ाई, उनको संघर्ष नहीं करना पड़ा मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो इस तरीके से जैसे मान साहब ने कहा, जैसे मिली थी, इस बात को पूरी, जब तक वो रहे 248 दिन, इस बात को ध्यान रखा कि मैं मुख्यमंत्री मैं कैसे बनाऊं, और जिस दिन उन्होंने कहा कि इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल।
जहां तक थी अब लेटेस्ट बात, जब वो बीजेपी में शामिल हुए तो मैं भी उस दिन वहां पर उनकी कोठी पे था। पूर्व मुख्यमंत्री के नाते को जो कोठी मिली थी, प्रोफेसर रामविलास शर्मा भी थे, वीर कुमार यादव जी भी थे, सारे जो लोग थे। मैंने उनसे पूछा था उस दिन भी कि आप इतने सादगी भरे जीवन आपने जो पूरा रहा है, तो इसमें कैसे कैसे कोई आपके मन में क्यों ये बातें आई? तो उन्होंने कहा कि बेटा हमने तो बस सादगी जीवन जब जिया है तो कैसे बदलते अपने आप को, राजनीति भी ठीक है, आगे थे तो राजनीति कर ली, चलते रहे, जिसके साथ रहे खड़े होके रहे, पूरा साथ निभाया। वो बात आज की डेट में हम नहीं कर सकते हैं, आज समय बदल गया है, तो आज की राजनीति का रूप भी बदल गया है। बिल्कुल, परिस्थितियों के हिसाब से राजनीति भी चेंज होती जा रही है और राजनेता भी चेंज होते जा रहे हैं, और आज का वोटर भी चेंज हो गया, वोटर भी वैसा वोटर नहीं हुआ जो अब आज का वोटर है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आजकल इलेक्शन इतना महंगा हो गया, बहुत कुछ जायज होता है जब इलेक्शन होता है। मान साहब कुछ कहना चाहते हैं जाते जाते? मैं ये आज इस मौके पे और इस बहस में राजनीति करने की कोई बात नहीं होनी चाहिए, सभी एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं, श्रोता भी ये देख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन एक चर्चा आई, चौधरी साहब ने जिक्र किया कि उनको एम्बुलेंस यानी जो पीजीआई में जो ट्रीटमेंट वो एक्सपेक्ट किया जाता है कि पूर्व मुख्यमंत्री के साथ वो नहीं मिला। बिल्कुल। इस विषय में सिर्फ एक थोड़ा इसको इतना आगे और बढ़ा करके कहना चाहता हूँ कि जांच जो है, क्योंकि मामला पीजीआई का है, और यदि वहीं का डायरेक्टर जांच करता है तो वो क्योंकि स्टाफ उनके नीचे का ही है, ठीक है, वो जांच सही तरीके से नहीं हो सकती। यदि सरकार ये मानती है कि जांच होनी चाहिए तो जांच किसी चंडीगढ़ यानी हेडक्वार्टर के किसी सीनियर अधिकारी की होनी चाहिए, वहाँ की लोकल का कोई औचित्य नहीं है और वो जनता में स्वीकार्य नहीं हो सकती है। तो ये इतनी सी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक इस घटना ने एक बात जरूर बताने का प्रयास किया, जैसे वो सादगी भरा जीवन उनका रहा और अंतिम में भी उनकी वो पूर्व मुख्यमंत्री के नाते जो उनको सुविधाएं कैबिनेट के मिनिस्टर की थी, उस प्रकार से भी उनको ट्रीटमेंट कह रहे हैं कि जो एम्बुलेंस नहीं मिली, हालांकि वो खंडन कर रहे हैं पीजीआई वाले। लेकिन इससे ये पता लगता है कि हमारे जो सामान्य नागरिक हैं उनके साथ भी यही हाल रहता है कि कहीं ये मौके पर आते एम्बुलेंस नहीं होती, और जो हमारी प्रसूता जो गर्भवती महिलाएं हैं वो कहीं जब शौचालय जाती हैं तो वहां पर उनका बच्चा होता है। तो ये एक थोड़ा सा ये इस तरफ भी इशारा करता है कि स्वास्थ्य सेवाएं हमारी किस प्रकार। बिल्कुल, हालांकि काफी जोर दे रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री इस पर, देखना है आगे क्या कुछ निकलता है। तो कुल मिलाकर एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे मास्टर हुकम सिंह जी, जो नहीं रहे, आज उनकी अंतिम विदाई थी। इस मौके पर श्रद्धांजलि दी गई, बहुत सारी राजनीतिक हस्तियां भी वहां पर पहुंची हैं, तकरीबन हर पार्टी का नेता वहां पर पहुंचा है, उनको श्रद्धांजलि दी गई है। इससे पता चलता है कि उनका जो जीवन था वो एक अच्छा था, राजनेता के तौर पर भी और व्यक्तिगत तौर पर भी। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज इस में जुड़ने के लिए, इस खास चर्चा में। आज इसमें इतना ही, लेकिन आप बने रहे एवन तहलका हरियाणा के साथ।